विजय उपाध्याय जी, अब मैं आपके पास आती हूं। क्या ये माने कि मुलायम सिंह यादव की राह पर ही अखिलेश यादव भी चलते हुए नजर आ रहे हैं आप? देखिए, अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के बाद कहा था कि हम अपनी पार्टी को देश के दूसरे हिस्सों में ले जाएंगे। और चूंकि अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और पूरे देश में एक कवायद चल रही है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए, कैसे घेरा जाए, इसके लिए अलग अलग रीजनल पार्टियां अलग अलग तरीके से कोशिश कर रही हैं। नेशनल लेवल पे कांग्रेस अपने स्तर पर कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी और अखिलेश के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और ये दूसरी पीढ़ी की बॉन्डिंग है। इनके पिताजी के भी बहुत अच्छे संबंध थे ममता बनर्जी से, तो वहाँ पे ये अपनी पार्टी का राष्ट्रीय कार्य समिति कर रहे हैं। तो शायद एक संदेश देने की कोशिश है कि नेशनल एजेंडे में टीएमसी और समाजवादी पार्टी एक साथ हैं। इसमें देखिए, आरजेडी की भी भूमिका भविष्य में बन सकती है जो बिहार में है। तो एक तरीके से पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के अपोनेंट हैं वो अपने आप को एक मजबूत प्लेटफॉर्म पे रखने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ सीटें बहुत ज्यादा हैं। अगर इन तीनों राज्यों में आप देखिए तो करीब 180 सीटें हो जाती हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये बीजेपी को घेरने के लिए है और नेशनल लेवल पे अपना जो महत्व है वो स्थापित करने। विजय उपाध्याय जी, लेकिन इसी बीच मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर तो एक कवायद हो ही रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव भी है तो उस पर भी फोकस किया जा रहा है। दूसरा ये कि नेतृत्व को लेकर सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो तो आपस में मुलाकात भी हो रही है, तमाम तरीके की चर्चाएं भी हैं, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व किसी को स्वीकार नहीं, ये कम से कम दिख रहा है। देखिए, बिना कांग्रेस के लोग चुनाव जीत रहे हैं, तो लोकसभा में इन पार्टियों, रीजनल पार्टियों की स्ट्रेटजी यही होगी जैसी 2004 में थी कि हम अपनी पहले लोकसभा सीटें जीत के आए, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन बड़ी पार्टी है और किसको लीडरशिप करनी है। और कांग्रेस कई जगह ऑब्स्टिकल बन जाती है रीजनल पार्टियों के जीतने में। जैसे अगर आप देखें तो बिहार के चुनाव में जितनी सीटें दी गई कांग्रेस को, अगर वो उसमें से ज्यादातर आरजेडी लड़ती तो शायद अच्छा रिजल्ट आ जाता। तो एक बड़ी मुश्किल है कि अगर आप कांग्रेस को साथ लेंगे तो आपकी लड़ाई आसान होने के बजाय डिफिकल्ट भी हो जाती है। एक तो सीटों के तालमेल को लेके ही बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव देखिए, कांग्रेस के साथ बीजेपी समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ी थी, लेकिन अंत समय तक ये साफ ही नहीं था कितनी सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो ये एक ऐसी स्थिति बन जाती है कांग्रेस के साथ जाने पे जहां रास्ता आसान होने की बजाय डिफिकल्ट हो जाता है, जो दिखाई दे रहा है। जहां पे कांग्रेस मजबूत नहीं है, मैं उन राज्यों की बात कर रहा हूं। तो कम से कम अखिलेश यादव को उन्होंने अपने को पहले से ही साफ कर दिया है कि हम कांग्रेस के बिना ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस से कोई तालमेल नहीं करेंगे। ठीक है, लौटते हैं प्रोफेसर भुवन, आपको मैंने बीच में टोका था, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि हमारा पूर्ण विश्वास। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब देश की जनता तय कर लेती है प्रधानमंत्री है, माननीय चंद्रशेखर साहब एकमात्र सांसद थे अपनी पार्टी के, लेकिन जब देश ने तय कर लिया तो प्रधानमंत्री बने। आय के गुजराल, अरे प्रोफेसर भुवन, लेकिन आपको ये भी तो समझना होगा ना कि हार पर हार समाजवादी पार्टी की, और दूसरा ये कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पूर्व में भी आप लोगों ने किए हैं पर वो कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए शायद बार बार शरद जी कह रहे हैं कि आप लोग सपने देख रहे हैं, देख लीजिए सपने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान भी कहा जाता है और विज्ञान बिना प्रयोग के सब होते नहीं है। विज्ञान का मतलब प्रयोग है और निश्चित तौर पे हम लोग आगे बढ़ने का काम करा है। और अभी जो उपचुनाव हुआ है, हमारे कार्यकर्ता बूस्टअप है और इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन है, क्योंकि अभी हमने इनसे खतौली सीट जीती और मैनपुरी में लगभग 3 लाख से वोट से जीतने का काम करा। और माननीय अखिलेश यादव जी ने बोला कि मैनपुरी का मॉडल और उत्तर प्रदेश अब दिशा और दशा तय करेगा। ठीक है, शरद जी सुना आपने, वो कह रहे हैं भाई खतौली सीट आप हार गए, मैनपुरी सीट आप हार गए, हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है और हम उसका डटकर सामना करेंगे, हमारी तैयारियां पूरी हैं। देखिए दिव्या जी, आप लोग विपक्ष की ताकत को ऐसे पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। चुनौतियां कड़ी मिलेंगी आपको 2024 के लिए, तैयार रहिए।
दिव्या जी, उत्तर प्रदेश में हम बात कर लेंगे जब भी कोई ऐसी डिबेट होगी, लेकिन यहाँ तो मुद्दा है कि 2024 में ये लोग प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो यहाँ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी टीएमसी को उत्तर प्रदेश में सीटें देगी या समाजवादी पार्टी को बंगाल में ममता दीदी टिकट देंगी या सीटें बंटवारा होगा, कौन से हिसाब से बंटवारा होगा। और सबसे पहली चीज तो ये है कि दूल्हा कौन बनेगा। यहाँ बाराती तो सारे हैं, लेकिन ये अभी तो दूल्हा बनने में ही झगड़ा शुरू हो जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। सभी प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। और जो हालात पूरे भारत में विपक्ष का हुआ है, जब जब ये चुनाव में गए हैं, आप गुजरात में देखें कि कांग्रेस ने जब ये पदयात्रा शुरू करी थी तो इनके पास विपक्ष के अध्यक्ष का पद था। जब पदयात्रा समाप्त हुई तो वो भी पद इनके हाथ से छिन गया। तो जो हालात विपक्ष के हैं, कांग्रेस के साथ ये लोग खड़े होने को तैयार नहीं है। कांग्रेस अपने आप को राष्ट्रव्यापी पार्टी मानती है। ये जो रीजनल सत्रप है, इनका जो क्षेत्रीय कार्यक्रम इनका चल रहा है, इसको राष्ट्र निर्माण में कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक। और एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते हैं। जिस बात का जिक्र अभी शरद जी कर रहे थे, प्रोफेसर भुवन, आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि नेतृत्व तो किसी के हाथों में जाएगा ना, तो लड़ाई तो असल इसी बात की है। और भाई क्षेत्रीय पार्टियां अलग होती हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव अलग होता है, ये भी समझना होगा। जो विधानसभा का चुनाव है वो अलग तरीके से लड़ा जाता है और लोकसभा का चुनाव अलग तरीके से। समझता हूं जो जिम्मेदारी है हमारी सबकी, वो जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में हमारी जिम्मेदारी है कि जो नफरत की राजनीति है उसका अंत, ये जिम्मेदारी माननीय अखिलेश यादव जी के कंधों पर है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल आदरणीय ममता जी के कंधों पर है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का अंत अपने अपने राज्यों में, जहां पर हम लोग मजबूत स्थिति में है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे प्रवक्ता साथी उपाध्याय जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विजय उपाध्याय जी, मुद्दे भले ही विपक्ष के पास बहुत सारे अलग अलग अपने अपने हिसाब से हों, लेकिन एजेंडा एक ही है, बीजेपी को हटाना। हाँ, मूल एजेंडा तो यही है। वजह यह है कि बीजेपी लगातार 2 लोकसभा चुनाव जीत चुकी है, कई राज्यों में लगातार रिपीट हो रही है या फिर उनकी सरकारें बन जा रही हैं। तो ये जो स्थिति है, अपोजिशन इसमें अपने को काफी कमजोर पा रहा है। तो एक फिर मौका है, बड़ा चुनाव है लोकसभा का, तो इसमें घेरने की कोशिश है। जैसा अखिलेश जी कह रहे हैं अभी कि हमारी कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की। देखिए 2019 में समाजवादी पार्टी बीएसपी और आरएलडी के साथ मिलकर इन लोगों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी को 51% वोट मिले और 64 सीटें मिल गई थी। तो विपक्ष को जो इनकी उम्मीद थी उससे बहुत कम सीटें मिली और बाद में इनके सपा बसपा का गठबंधन भी खत्म हो गया। इस बार फिर जब नरेंद्र मोदी का चुनाव है, केंद्र का चुनाव है और प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, तो अपोजिशन के पास सबसे बड़ी दिक्कत यही है फेस। लेकिन अपोजिशन की स्ट्रेटजी 2004 वाली है कि हम अपने अपने रीजन में बीजेपी को कमजोर करें, ताकि उनकी जो बहुमत का आंकड़ा है, जो लगातार 2 बार से बहुमत पा रही है पार्टी, वो बहुमत न मिल सके। और जब अलायंस की स्थिति होगी या 250 के आसपास सीटें बीजेपी की हो जाती या उससे कम होती हैं, तो अपोजिशन के पास एक मौका होगा कि वो एक अलायंस की सरकार बना सकते हैं। अदरवाइज तो बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पे चुनौती देना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है कि अपने अपने इलाके में सभी लोग बीजेपी को घेरे, तो शायद इससे बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है। ये विपक्ष की मूल स्ट्रेटजी है जिसपे वो काम। बिल्कुल, तो तीसरे मोर्चे की कवायद के तौर पर अखिलेश यादव के इस दौरे को माना जा रहा है और ममता बनर्जी से भी वो मुलाकात करेंगे। क्या बात होगी ये भी देखना होगा कि क्या आगे की रणनीति तैयार होती है। यहाँ से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।